नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और पहले बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली हमने फिर से लौटते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स का ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब यहां पर गेन्स देखने को मिले हैं और करीब करीब 4 हफ्ते के हाईज पर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर कारोबार करता हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमने सोने में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर अनाज की और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर सरकार की तरफ से आए हैं। रिकॉर्ड ग्रेन प्रोडक्शन और इन्वेंट्रीज की बात यहाँ पर फिर से की जा रही है। क्या नंबर्स हैं, क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है और आपके लिए उसके क्या मायने हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर पाम तेल की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली की बात की जा रही है और कुछ एनालिस्ट और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाव यहाँ पर 3500 रिंगिट के नीचे भी गिर सकते हैं। क्या है वो फंडामेंटल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। साथ ही जुड़ेंगे प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, एसडी कस्टडी इंटरनेशनल के सीईओ संदीप भान और फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले बात हम यहाँ पर सोने की करते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और वो मुनाफा वसूली हमारी स्क्रीन्स पर यहाँ पर है। इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। राजेश जी, एक फनी चीज़ ये है कि जब चाइना में कुछ होता है तो हम देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस सेफ हेवन के तौर पर ऊपर जाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा दूसरा कंज्यूमर देश है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा डेंट हम ग्लोबल मार्केट्स में सोने पर बना नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ से आपकी क्या सेंस है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं और निश्चित तौर पे मुझे लगता है जिस तरीके से चाइना और इंडिया का कंपैरिजन अभी आपने किया, उसमें एक ही बात हो सकती है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन चाइना करता है शायद इंडिया अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। इस वजह से ये इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइज दिखता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और हमारी सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट कुछ दिन बाद आना जरूर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से मुनाफा वसूली हो रही है, पक्के में ये होता ही है ये इस ट्रेड में कि जब जब कभी ऐसा लगता है कि गोल्ड वन साइड बहुत ही नए रिकॉर्ड बनाता है, तब तब कई बार मुनाफा वसूली होती है और ये एक दो बार और होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली के साथ साथ फिर से एक बार रेट बुलिश साइड गए थे और उसके बाद फिर करेक्शंस हुए हैं। तो ये इट इज मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड, ऐसा मैं कहूंगा। और आने वाले दिनों में शायद और भी अगर मुनाफा वसूली होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मार्केट जिस तरीके से अभी स्टेबिलिटी दिख रहा है कि आप देखेंगे भारतीय बाजारों में कि 95,000 के एक आसपास का बेंचमार्क बन चुका है, तो शायद इसके आगे 2000 प्लस 2000 नीचे यही एक ट्रेडिंग लेवल बन गया है। और शायद इसी की वजह से अभी बहुत ज्यादा नए जब तक के टारगेट पूरे नहीं होते तब तक के कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट्स को लग रहा था कि ऑल टाइम हाई से सोने के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो अब यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड टेंशंस, पॉलिटिकल एस्केलेशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, क्या उसका इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड गोल्ड बाइंग पर देखने को मिला है, या फिर आपको लगता है वो अलग मुद्दा है एज ऑफ नाउ और जो बाइंग है ऑन द लेवल साइड शादियों के चलते वो यहाँ पर अभी भी ऑन है? देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान का जो इश्यू है वो तो काफी दिन से चल रहा है, लेकिन कल से एकदम से ज्यादा ये पीक पे आ गया है। इस वजह से उसके इम्पैक्ट तुरंत तो नहीं दिख रहे। और जिस तरीके से मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द गोल्ड, मतलब इंडिया में कोई भी इंपोर्ट के लिए किसी प्रकार की कुछ तकलीफ नहीं है और एक ट्रेड प्रॉपरली चल रहा है। ये केवल और केवल देखा जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आजू बाजू वाले एरिया में ही इम्पैक्ट फिलहाल कर रहा है। इस वजह से गोल्ड को बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि अगर भारत का रुपया अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में आ जाता है तो शायद इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है, वो कंडीशन मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रेट एकदम से बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनली अगर कुछ इश्यूज बढ़ते हैं इसमें, तो शायद इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, महाराष्ट्र के बारे में आप काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर आपकी वहाँ पर बातचीत जिस तरह से हो रही है, कल और परसों में नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो इवन फॉर वेस्टर्न फॉर दैट मैटर, जो शादियाँ यहाँ पर JNK में थी, राजस्थान में थी, काफ़ी पार्ट्स ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में थी, वहाँ पर क्योंकि ब्लैकआउट था तो ये सुनने को मिला है कि जो शादियाँ चल रही थी वहाँ पर भी हमने ब्लैकआउट आते हुए देखा। बहुत लो लेवल पे वो कर दी गई। जो अब आने वाले थे अतिथि उनको भी मना कर दिया गया। तो काफ़ी सारे वो चेंजेस हमने उस पार्ट ऑफ द कंट्री में आते हुए देखे हैं। क्या वो एक इम्पैक्ट इस सेक्टर या ट्रेड में देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि वो बाइंग परचेजिंग हो चुकी है अब यहाँ पर और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, देखिए, शादियां जो होती है उसके 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ पहले बाइंग हो जाती है और वो ऑलरेडी
हो चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 1.5 महीने बाद या 1-1.5 महीने के बाद जिनके यहाँ शादियाँ वो इस समय में खरीदारी करते हैं, लेकिन बेसिकली जिस तरीके से वेस्ट नॉर्दर्न एरिया में जो जो अभी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे जितनी शादियाँ, अगर मैं स्पेसिफिक कहूँ कि राजस्थान में काफ़ी शादियाँ होती है, गुजरात और उस तरफ के एरिया में बहुत ज्यादा शादियां होती है, वो तुरंत फटाफट कैंसिल होते जा रही है, या लोग थोड़ा सा इसको छोटे लेवल पे करने जा रहे हैं। ये एक काफी ज्यादा धक्का पड़ रहा है, मतलब हमारे ट्रेड में, कि लोग थोड़ा सा शादियों को लेके डरे हुए से है। बस वो एक काफी एक इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि स्पेशली आपने देखा होगा कि कल के न्यूज में जिस तरीके से एयरपोर्ट को रोक दिया गया है, या ब्लैकआउट कई सिटीज को कर दिया गया है, कुछ दिन के लिए पैनिक सिचुएशन है। अभी भी लोग अपनी शादियां कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन 1 या 2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो शायद मुझे लगता है कि नॉर्मल सब कुछ हो सकता है। वेल एब्सोल्युटली, वो चिंताएं एज ऑफ नाउ यहाँ पर जरूर है। राजेश जी, मैं एक शादी में इनवाइटेड थी चंडीगढ़ में कल, और वो शादी ब्लैकआउट की वजह से उन्होंने सिर्फ घर में ही की, बाहर जाके की नहीं। तो क्लियरली वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें नॉर्दर्न इंडिया से, वेस्टर्न पार्ट से यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। एक फाइनल सवाल आपसे राजेश जी, अब यहाँ से आगे जाते हुए आपकी क्या सेंस है, क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, मैं ऑलवेज कहूंगा, मैं अभी भी गोल्ड में काफी बुलिश ही हूँ। मुझे लगता है ओके। कि आने वाले दिनों में गोल्ड अगर आपको एक नया रिकॉर्ड पे नहीं दिखता है तो शायद आश्चर्य लगेगा। और जिस तरीके के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए है, और जिस तरीके का गोल्ड की चाल चल रही है अभी, मुझे लगता है 100% करेक्शंस आएंगे। एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, लेकिन 1 लाख का जो टप्पा है वो पार करके नए बेंचमार्क जो इंडियन मार्केट में 1,05,000 से 1,10,000 के रेट बहुत जल्दी दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है इंडियन मार्केट में। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। सो क्लियरली एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट नहीं है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन जैसे राजेश जी ने कहा कि जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी है पिछले 6-8 महीने में, कमज़ोर रही हैं, कम रही हैं इन नंबर्स ऑल्सो, और हर डिप पे यहाँ पर खरीदारी भी आते हुए देखने को मिली है। तो वो एक फैक्टर है जो सोना फिलहाल यहाँ पर लेकर चल रहा है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ चलने के लिए। आगे जाने से पहले एक सेंस यहाँ पर दिनेश जी से प्राइसेस पे ले लेते हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस कंसर्न करंट लेवल से? जी नमस्कार मनीषा जी। अब गोल्ड ट्रैक करने के लिए मात्र सिर्फ कॉमेक्स से ट्रैक नहीं करना, हमें यूएसडी आईएनआर बहुत अच्छे से ट्रैक करना होगा। जी। कल का जो सत्र हमने देखा, करीब करीब 1.5% डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ है। और यह मुझे लगता है कि फरवरी 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंट्राडे में 1.5% का फॉल रुपये में हमें देखने मिला है। तो 1,000-1,200 रुपए का जो मूव गोल्ड में आया वो यूएसडी आईएनआर के कारण ही आया है। बट मुझे लगता है कोई ना कोई फैक्टर ऐसा आ रहा है जो गोल्ड को निरंतर सपोर्ट कर रहा है और प्राइजेस को ऊपरी लेवल पर ले आने का प्रयास कर रहा है। तो 96,000 के आसपास मुझे लगता है कहीं पर भी एक बार गोल्ड मिलता है तो एक बार बाइंग का अवसर मिल सकता है। दोबारा 97,000 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 95,450 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना चाहिए। तो खरीदारी में यहाँ पर बने रहना है, सेफ हेवन बाइंग हमने यहाँ पर गोल्ड में लगातार आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर तेजी है, वो 100 के ऊपर फिर से है। एंड मार्केट्स अब यहाँ पर यूएस चाइना की जो कॉन्वर्सेशन है 10 मई को स्विट्जरलैंड में, उसको देखेगा, और फिर यूएस ईरान की जो न्यूक्लियर बातचीत है 11 मई को ओमान में, उसके ऊपर भी नजर रखेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, जहां से हम ब्रॉडर क्यूज भी आता हुआ देखेंगे। वेल, बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं। हमारे साथ SD Guthrie इंटरनेशनल के CEO संदीप भान है। संदीप नमस्कार। सबसे पहले तो आप कश्मीरी हैं, और जितनी क्लोजली यहाँ पर आप इस डेवलपमेंट को या कश्मीर को देख रहे होंगे, शायद कोई देख रहा होगा, क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या एनालिसिस है? देखिए, जो रिप्लाई देना था वो रिप्लाई दिया है, बड़ा अच्छा दिया है रिप्लाई, बट होप पीस प्रिवेल्स। तो होता है ये सारा कुछ देखने के लिए, बट वही हाई रेस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी फॉर गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई। संदीप, जहाँ तक ट्रेड की बात है, और इंडिया मार्केट्स काफ़ी ह्यूज हैं, एंड एक्चुअली इन फर्स्ट केस आपसे पहले प्राइस सेंस ही ले लेते हैं। और काफ़ी सारी खबरें अब ये देखने को मिल रही हैं कि और बेरिशनेस यहाँ पर पाम के तेल के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। हमने एक हाई देखा, हमने एज एन इंडियन मार्केट पाम तेल से यहाँ पर पीछे हटते हुए भी देखा। अब जिस तरह के प्राइसेस हैं, आपकी क्या सेंस है, किस तरह की इंडियन डिमांड देखने को मिल सकती है, और आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाएंगे? देखिए, प्राइसेस में अगर आप देखें पिछले एक महीने से फ्रॉम 4700 नाउ डाउन टू 3700 भी ब्रेक कर लिया था। वाज अ लॉट ड्रिवन बाय द फंडामेंटल्स ऑफ पाम प्रोडक्शन बढ़ने वाला है पोस्ट रमजान के पीरियड के बाद, वो हो गया। प्रोडक्शन हैज कम अप अ बिग वे। डिमांड वाज अ वेरी बिग कंसर्न बिकॉज सॉफ्ट ऑयल्स वेयर पाम वाज एट प्रीमियम टू सॉफ्ट ऑयल्स। पाम की डिमांड बिल्कुल हट गई थी, कहीं से कोई बाइंग नहीं आ रही थी, जिसका सबका इम्पैक्ट अब पाम पे आ गया। मोर इंपॉर्टेंट वाज ऑल्सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिंगिट। रिंगिट फ्रॉम 4.4 to 4.19 तक आ गया,
पर 2 दिन पहले के ये 4.19 तक पहुंच गया था, आज रिंगेट वापस वीक हो गया, इट हैज नाउ गॉन अबव 4.31। सो जो जितने भी बेयरिश फंडामेंटल्स थे फॉर पुशिंग दिस प्राइस फ्रॉम अप ऑफ 4,700 डाउन टू 3,700, वो अब सारे एब्जॉर्ब हो गए। फ्रॉम दिस लेवल वी हैव टू सी हाउ द फ्रेश फंडामेंटल्स कम अप। वी हैव अ वेरी क्रूशियल रिपोर्ट अगले मंडे को आ रही है मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की, जो ये ट्रेंड बता देगी कि हाउ हाई द प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कैसे चल रहे हैं। एक बड़ा 2-3 बड़े फैक्टर और भी है, वो कि ग्लोबली देयर वाज वेरी स्लो स्टॉक्स ऑफ पाम ऑयल इन द डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब पाम चूंकि अभी चीपर हो गया है, सोयाबीन ऑयल के सामने तो $50 डिस्काउंट पे है, तो अब थोड़ी थोड़ी बाइंग आने लगी है। We are seeing everyday buying. It's just that buyers को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये पाम ऑयल प्राइसेस एट करंट लेवल्स 3800 से 3700 तक गया, 37 से वापस 38 आ गया, ये कंसोलिडेट हो जाए इस लेवल पे, देन वी विल सी मोर बाइंग कमिंग। दो और नंबर्स यहाँ पर संदीप, एक तो ये कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि भाव 3500 और 3400 जा सकते हैं, आपको वो लगता है एट ऑल? वो अभी कहना बहुत टू अर्ली टू से दैट, ऐसा कुछ अभी सामने नजर आ नहीं रहा है, बिकॉज लाइक ऐसे पाम इज नॉट वेरी चीप। सो चीप ऑयल को देखते हुए और डेस्टिनेशंस में किसी ने भी पाम लिया नहीं था, सो वी शुड सी पाम गेटिंग मोर एंड मोर डिमांड ग्लोबली, जिसके चलते इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। वो एक ऐसी क्या चीज होगी संदीप जिससे आपको लगता है कि प्राइसेस वहां तक गिर सकते हैं? क्या वो वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड इज इफ द डिमांड स्लोज डाउन। अभी जैसे पहले तो हर कंट्री से जो कोई 10,000 टन लेता था उसने वो डाउन कर दिया था 2,000 टन। इफ दैट 2,000 buyer goes back to 10,000, that can be a big factor. But if 2,000 buyer goes just to 3,000, 3,500, it will have an impact, because then we will see stocks growing here. एंड इंडियन डिमांड को लेकर अब आपकी क्या सेंस है? बिकॉज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हमने डिमांड काफी कमजोर आते हुए देखी है, 3.5 से 4.5 मैक्स। अब इस क्वार्टर में मंथ ऑन मंथ यहाँ पर आपको क्या लगता है? इंडिया ने पिछले एटलीस्ट 2-3 वीक से कंटिन्यूसली बाइंग करी। जब से पाम डिस्काउंट में आ गया है, इंडिया इज बैक इनटू द पाम ऑयल मार्केट। दे हैव बीन बाइंग वर्चुअली एवरी डे, सो वी शुड सी क्लोज टू 600,000 टन्स कमिंग फ्रॉम मे शिपमेंट ऑनवर्ड्स। लगता है ये नंबर्स ऊपर जाएंगे? 600,000 tons every month now we should expect, if palm maintains this discount of 50 to 150, अभी तो $50 है सोयाबीन ऑयल के सामने, अगर ये मेंटेन करता है और थोड़ा सा इससे नीचे चला जाता है, then we should see Indian demand picking above than 600,000 tons in coming months. संदीप, जिस तरह की खबरें हैं, हमने मुंद्रा पोर्ट गुजरात में और कांडला पोर्ट में जिस तरह से ब्लैकआउट्स होते हुए देखे हैं पिछले 2 रातों से, और अगर ये स्थिति ऐसी चलती रही, इवन इफ एस्केलेट नहीं होती है, तो जिस तरह से पोर्ट्स पे हमने ये डिस्ट्रप्शंस देखे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट देखते हैं आप ट्रेड पर? तो इसका भी इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं है। वी हैव शिप्स गोइंग टू कांडला, वी हैव शिप्स गोइंग टू मुंद्रा, इसका कोई इम्पैक्ट। ब्लैकआउट से वो दे हैव नॉट स्टॉप पोर्ट ऑपरेशंस। अभी कांडला पोर्ट में कल रात को किया था शायद ब्लैकआउट, दिस मॉर्निंग 6 AM they have opened up, they have allowed, we got the news that they have allowed 6 o'clock vessels to berth. So won't say it's not going to be any major impact on the trade. Not as of now. ठीक है, एक फाइनल सवाल संदीप, और जैसे आपने कहा कि पाम एज ऑफ नाउ डिस्काउंट पे है बाकी सभी तेलों के सामने, और उसका फायदा शायद यहाँ पर इंडियन इंपोर्ट्स उठाते हुए नजर आ सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि पाम इंपोर्ट विद इन गर्मियों में ज्यादा यहाँ पर इंडिया में आता हुआ दिखता भी है। जिस तरह की इंडियन एडिबल ऑयल कंजम्पशन हमने थोड़ी सी वेवर होते हुए देखी है, उस पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, जो पाम ने पिछले 6 मंथ 7-8 मंथ्स में जो प्रीमियम बनाया था, उसके चलते कंज्यूमर्स हैव फाउंड द रिप्लेसमेंट रेसिपीज। जो पहले हमारा ये माइंडसेट था कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पाम ऑयल इज इरिप्लेसेबल, इसको और कोई तेल रिप्लेस नहीं करता, उसका ऑल्टरनेटिव ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में एक्सप्लोर किया गया है। अब लाइक इफ इंडिया वाज टेकिंग 800 to 900,000 tons of palm oil every month, वो ड्रॉप डाउन टू 350 to 400,000 tons। अब इस 400,000 tons को वापस 900,000 tons लाने तक बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे नंबर्स हैं और इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर, और जिस तरह की सिचुएशन है जो काफ़ी वॉलेटाइल है, इम्पैक्ट यहाँ पर लगातार बनता रह सकता है। संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ें एडिबल ऑयल पर एंड ऑफ कोर्स पाम पर भी बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी से। जानेंगे वन ऑफ कोर्स यहाँ पर ये ट्रेड टेंशन एस्केलेशंस का क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा जिस तरह से सरकार ने नंबर्स निकाले हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के, वो किस तरह से आगे रह सकते हैं इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। हमारे साथ अब फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी बने हुए हैं। सिराज जी नमस्कार। सबसे पहले एक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड हमने टेंशन एस्केलेट होता हुआ देखा है, बाजार को लगता है कुछ इम्पैक्ट इसका चावल पे ऑलरेडी आ चुका है। हमने उस तरह की स्टेटमेंट्स मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन सिंगापुर से आते हुए देखी हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर एडजॉइनिंग रीजन्स में देखने को मिल सकता है। टू अर्ली टू से आप कहेंगे, या फिर यहाँ पर अब इस तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है? हमें नहीं लगता कि इसका कोई लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। ये 2-4 दिन के लिए इम्पैक्ट भले ही आ रहा हो, क्योंकि ये खबरें पूरी दुनिया में जा रही हैं कि दोनों कंट्रीज में वॉर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंडिया से कोई बहुत दिनों तक वॉरफेयर में उलझा रहे। उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, और मुझे ये लगता है कि उनके यहाँ इंटरनल डायनेमिक्स भी, जो आर्मी ये एक्शन उनकी लेती है, इंडिया में टेररिज्म कराती है, उसके हक में नहीं होगी। तो ये सबसाइड हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे इसका कोई भी असर पड़ सकता है। फेयर पॉइंट। अब जिस तरह के नंबर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं, स्पेशली फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर, जो कि अगले साल के लिए काफ़ी हाई ऑन द एस्टिमेट्स हैं, इन्हें आप कैसे रीड करते हैं? ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ मॉनसून बेहतर होने की उम्मीद है, इनिशियल एस्टिमेट्स जो अभी तक की सोइंग हुई है या जो नंबर्स हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड हैं, लेकिन फ्रॉम हियर टू देन क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहता है और जो आईएमडी ने प्रोजेक्शंस दिए हैं वो सही साबित होते हैं, तो हमारी बम्पर फसल होगी। लेकिन ओवरऑल जो खरीफ का उत्पादन है उसके अंदर बड़ा स्क्यू पिछले कुछ सालों में आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैडी का एमएसपी और उस पर बोनस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में 3100 रुपए मिल रहा है, तो वो इतना ज्यादा है कि कोई भी क्रॉप पैडी के मुकाबले में प्रॉफिटेबल नहीं है। और हमने ये भी देखा कि पिछले साल बहुत कम दाम मिले सोयाबीन के किसानों को, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एरिया कम हो और वो एरिया या तो पैडी में जाए या मक्का में जाए या कॉटन में जाए। अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जो इंडिया का एग्रीमेंट होगा अमेरिका से, क्या उसमें कॉटन जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होने लगेगी? अगर ऐसा होता है तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं उसको हम किस हद तक इंसेंटिवाइज करते हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बोनस पल्सेस और ऑयल सीड्स पे गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। सिराज जी, जहां तक नंबर्स देखने को मिले हैं, और जैसे आपने कहा, एक सिंपल कैजुअलिटी सिर्फ यहाँ पर सोयाबीन में होती हुई नजर आ रही है, बाकी सभी क्रॉप्स में यहाँ पर बढ़त की ही उम्मीद है। जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए हैं कि सभी चीज़ों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी, अब तो कहाँ पर लॉस होता हुआ देखते हैं? सोयाबीन इज वन, कहीं आपको लगता है कोई और भी क्रॉप है जहाँ से किसान हट के मेज की तरफ शायद जाना चाहेंगे और दूसरी फसलों की तरफ, बिकॉज मेज सीम्स टू बी द फेवरेट राइट नाउ? असल में मेज, ये बात सही है आपकी कि मेज एक फेवरेट था, लेकिन अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो एफसीआई से जो राइस इथेनॉल के लिए दिया जाता था, वो 2 मिलियन टन की जगह 5 मिलियन टन दिया जाएगा। तो अगर इथेनॉल इंडस्ट्री राइस को ज्यादा यूज करती है तो राइस का डीडीजीएस ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो उस हालत में मेज का जो प्रोक्योरमेंट है वो इथेनॉल के लिए शायद घट जाए। तो ये एक डायनेमिक्स लगातार चल रही है, एक अनसर्टेनिटी की स्थिति है। और कल हमने ये भी देखा कि जो अमेरिका का एफटीए हुआ है यूके के साथ, उस इथेनॉल पे बड़ा जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि यूके बहुत इथेनॉल इंपोर्ट करेगा यूएस से। तो जब तक ये यूएस से एग्रीमेंट के कोई फाइनल शक्ल नहीं निकलती है, तब तक ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एग्रीकल्चर के मार्केट्स में हमें लगता है कि बनी रही। सिराज जी, यहाँ से आगे जाते हुए क्या कंसर्न आप देखते हैं अब इन मार्केट्स में? क्योंकि मॉनसून अच्छा है, बारिंग यूएस जहां से अभी भी यहाँ पर बातचीत चल रही है, कोई और कंसर्न नजर आती है आपको इन मार्केट्स में एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, खास तौर से 2 चीजें। एक, उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि क्रिस्पार टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए धान की नई वैरायटी 2-4 दिन पहले आईसीएआर ने अनाउंस की है। अब अगर वो वैरायटी सचमुच बहुत अच्छी साबित होती है, ये भी कहा गया है कि वो किसी हद तक क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी है, और वो जो सैलिनिटी है वो सैलिनिटी को भी विथस्टैंड कर सकती है। तो अगर ये सही साबित होता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि पिछले बहुत सालों से कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी थी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये समझा गया था कि जो क्रिस्पार टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो रेगुलेटरी रेजिम लागू नहीं होगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अप्रूवल के लिए होता है। तो ये एक नई चीज हो रही है इंडिया में, साइंस का एक नया अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि होने वाला है। दूसरी चीज जो हो रही है वो ये है कि पंजाब ने कहा है कि हम हाइब्रिड
पैडी को अपने यहाँ नहीं अलाउ करेंगे। अब हाइब्रिड पैडी की उत्पादकता बेटर है, किसान उसको प्रीफर करते हैं, लेकिन राइस मिल्स उसमें थोड़ा सा रिलक्टेंट रहती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि उसमें ब्रोकन की परसेंटेज ज्यादा आती है। ऑलराइट, तो वो दो चीजें हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने के लिए। सिराज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह के मार्केट्स हैं, जिस तरह के नंबर्स हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड हैं, और जैसे सिराज जी हमें बता रहे हैं कि सोयाबीन के उत्पादन में यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जैसे नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन ये भी है कि सरकार शायद और बोनस इंसेंटिव यहाँ पर पल्सेस को और एडिबल ऑयल को शायद दे सकती है। तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने को होगा। एज ऑफ नाउ हमने गेहूं में वो बड़े तौर पर आता हुआ देखा है, लेकिन ये जो दो एसेंशियल कमोडिटीज हैं इनके ऊपर अब यहाँ पर नजर बनती हुई नजर आएगी। वेल, मूव ऑन करेंगे और एक सेंस लेते हैं यहाँ पर ट्रेड की तरफ से भी। और दिनेश जी, एग्री से पहले शुरुआत करते हैं। जिस तरह के मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, सरकार के स्टेटमेंट्स हैं, और जैसे सिराज जी अभी हमें बता रहे थे कि और यहाँ पर बेटर इनोवेशंस भी होती हुई नजर आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑन ग्राउंड स्थिति है एग्री ट्रेड को लेकर, वहां पर लिक्विडिटी कंसर्न्स भी हैं, प्राइसेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। आप कहेंगे नियर बॉटम अब ये है, कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर उभर कर आ रही हैं? बिल्कुल, निरंतर लग रहा है कि बॉटम है, लेकिन हर दिन गिरता ही जा रहा है। मनीषा जी, इसमें कोई बॉटम फिशिंग में मतलब अभी दिक्कत ही नजर आ रही है। अगर गवर्नमेंट से भी स्टेटमेंट ये जारी हुए कि युद्ध के चलते कोई ये ना देखे कि कोई होर्डिंग शुरू कर दे और प्राइजेस एस्केलेट करने की कोशिश करे, जबकि ये प्राइजेस ऑलरेडी बॉटम आउट हुए। इसमें कोई होर्डिंग करने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा अत्यधिक है। इस समय लोग अपना जो हैंड होल्डिंग स्टॉक है वो लिक्विडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पैनिक और ज्यादा मचा हुआ है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो काफी गंभीर है। मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन ट्रेड के लिए वॉच करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल स्थिति सामान्य हो जाती है, उसके बाद फ्रेश बाइंग या फ्रेश नई तरह से बाइंग इसमें इमर्ज होकर आ सकती है। हाल फिलहाल मेरे हिसाब से एग्री मार्केट में कुछ हद तक स्टे अवे करना बेटर साबित होगा। मेटल्स आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट हमने कल बनता हुआ देखा था, रुपए की गिरावट की वजह से कुछ और सपोर्ट इंडियन मार्केट्स में स्पेशली था, लेकिन ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तेजी या बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमने उभरते हुए नहीं देखी। जी बिल्कुल, कॉपर अगर देखते हो तो पिछले 8 से 10 दिन एक दायरे में, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब 844 843 डाउन साइड जाता है और अपसाइड 856 857 ज्यादा। तो मेरे हिसाब से 844 45 का वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग जोन है, वहां पर दोबारा बाय करके 840 का स्टॉप लॉस लगा के 854 का 855 का लेवल दोबारा देखा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल और नेचुरल गैस लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कल हमने बढ़त आते हुए देखी थी। अगर ओवरनाइट मार्केट्स की बात की जाए तो जहां सोने चांदी और मेटल्स में गिरावट है, कच्चे तेल में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बरकरार हैं। वो क्रूड है आपकी स्क्रीन पे, और अगर हम ब्रेंट एंड WTI की बात करें तो 60 के ऊपर दोनों में कारोबार फिर से यहाँ पर लौटता हुआ नजर आया है। और जहां तक नेचुरल गैस की बात है, यहाँ पर कल करीबन 3-3.5% की बढ़त के साथ कारोबार था, आज भी 1.5% की तेजी यहाँ पर है। दिनेश जी, एनर्जी एज अ पैक में कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्रूड हमने देखा है मोस्टली जो ब्रांड क्रूड है $60 के नीचे जैसे ही आता है वहां से बाउंस करके 63 64 65 की अपसाइड पोटेंशियल जरूर दिखाता है। ये इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो 5110 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जो 15 से 20 दिन में ब्रीच नहीं कर रहा था, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही है। तो मेरे हिसाब से दोबारा 5110-15 का जोन कहीं आता है एमसीएक्स में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 5045 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 5240 के लेवल्स अपसाइड दिखा सकता है। वहीं अगर नेशनल गैस की मैं बात करूं तो मुझे काउंटर थोड़ा सा ज्यादा बुलिश नजर आता है। 304-305 के दरमियान मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 338 का इसमें अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है एक हफ्ते के बीच, और 287 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एनर्जी एज अ सेक्टर में उभरती हुई, और आज तीसरा लगातार ऐसा दिन है जहाँ पर यहाँ पर तेजी बरकरार है। दिनेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, अपनी सेंस यहाँ पर ऑफकोर्स कमोडिटीज एंड करेंसी पर भी देने के लिए। पर इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।